हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद, आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। प्यारे साथियों, आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सारी जगह जरूरत पड़ती है। कभी किसी का हैमरेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई ब्लड कैंसर हो जाए, कभी ब्लड बन नहीं रहा, कभी किसी की किडनी में प्रॉब्लम आ गई, किडनी फेलियर हो गया, तो सब जगह पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन आना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर के तौर पे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। गलत ब्लड चढ़ा दिया तो पेशेंट विद इन आवर के अंदर ऊपर पहुंच जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ आप सभी को मैं आज की क्लास में क्या समझाऊंगा कि आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। सबसे पहली बात, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा। दूसरी बात, कितने तरीके के ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद प्रिकॉशंस, क्या प्रिकॉशंस हमें यूज में लेने चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के साथ साथ, कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम दे रहे हैं और उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या दिक्कतें आ सकती है, ये हमें पता होना चाहिए। और डोनर्स के बारे में भी बात करेंगे कि एक इंसान एक अच्छा डोनर है तो डोनर के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए विथ कॉम्प्लिकेशंस के। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाए तो हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से साइड इफेक्ट को कैसे डील करना है। तो आज का टॉपिक आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। तो आराम से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आज बात करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या क्या होने वाला है। तो टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। चलिए, पहले बात तो मैं आपको बताता हूं, जो जिसके ऊपर कहानी चालू होगी वो ब्लड क्या है। ब्लड जो होता है एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का इस्तेमाल लेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, एक ऐसा टिश्यू जिसको बॉडी का हर एक कोने कोने को पकड़ता है। कैसे? ब्लड हार्ट से पंप हुआ, ब्रेन में भी जा रहा है, ब्रेन के बाद अंगूठे के अंदर, पैर के अंदर, सब जगह जा रहा है। तो यही ब्लड एक दूसरे को कनेक्ट करता रहता है। प्यारे बच्चों, यहां याद रखिएगा, ब्लड जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा गया कि ये एक तरह के पानी के अंदर डिसॉल्व सेल होते हैं, जिस पानी को हम कहते हैं प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के अंदर जो सेल डूबे हुए रहते हैं उसको कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या कहा जाएगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाएगा। तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि आप देखिए, आरबीसी एक फॉर्म्ड एलिमेंट है। क्या है? आरबीसी एक फॉर्म्ड एलिमेंट है। डब्ल्यूबीसी एक फॉर्म्ड एलिमेंट है। और प्लेटलेट्स ये खून के अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और जो ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा पानी से मिलकर के बना, कि पानी होगा, वाटर होगा, और साथ में कोएगुलेशन वाले कोएगुलेटिंग फैक्टर्स हुए करते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। अब देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या चीज है, कि मैं पेशेंट की जरूरत के हिसाब से ब्लड का कंपोनेंट या फिर कंप्लीट ब्लड ब्लड पेशेंट के अंदर हम डाल दें, पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दें, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाएगा। एग्जाम्पल, पेशेंट बोल रहा है मेरे अंदर हीमोग्लोबिन 2 ग्राम प्रति डीएल का हीमोग्लोबिन बच रहा है, तो क्या डालोगे? पेशेंट बोल रहा है डब्ल्यूबीसी डालनी है, डब्ल्यूबीसी क्यों डालोगे? पेशेंट का ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अब क्या डालोगे? तो यहां समझना, पेशेंट की जरूरत के हिसाब से ब्लड का कोई पार्ट या कंप्लीट ब्लड हम डाल दें, इसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे? आरबीसी देंगे। जब किसी इंसान का इन्फेक्शन अगर नॉर्मल एंटीबायोटिक से नहीं निपट पाते, तो हम डब्ल्यूबीसी इन्फ्यूज करते हैं, डब्ल्यूबीसी जा करके लड़ेगी। जब किसी इंसान के अंदर प्ले क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, खून के थक्के नहीं जम रहे, तो क्लॉटिंग के अंदर हम क्या कहेंगे? प्लेटलेट्स देते हैं। तो क्लॉटिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं? प्लेटलेट्स देते हैं। इसके बाद प्लाज्मा कब दिया जाता है? जब किसी इंसान के अंदर डिहाइड्रेशन हो, वाटर लॉस हो, या ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो, तो हम प्लाज्मा देते हैं। कोएगुलेशन फैक्टर भी हम किस लिए देते हैं? क्लॉटिंग को बनाने के लिए देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां समझ लीजिए, हम नेचर के हिसाब से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, तो इसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट इज अ मेथड
इट इज अ मेथड इन विच, मेथड या प्रोसीजर, इट इज अ मेथड या ऑब्लिक प्रोसीजर इन विच blood or its component, blood or its component, blood or its component are given to patient, are given to patient according to its need, according to its need. इसकी जरूरत के हिसाब से हम ब्लड या ब्लड का कंपोनेंट दें, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मैं अगर आपको बताऊं तो एक तरह का ब्लड की थैली आती है जिसको कहते हैं पीआरबीसी। क्या कहा जाता है? पीआरबीसी का मतलब होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल। पैक्ड रेड ब्लड सेल जो है वो दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? वो इंसान जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो या फिर आरबीसी की मात्रा कम जा रही है, उनको दिया जाएगा पीआरबीसी। पीआरबीसी का मतलब पैक्ड रेड ब्लड सेल। इसमें क्या होता है, पूरे खून में से हम आरबीसी को निकाल लेते हैं और आरबीसी निकाल के वो पेशेंट के अंदर देते हैं। तो इट इज अ component of blood, component of blood in which, blood in which red blood cells, red blood cells are transfused to increase hemoglobin, to increase hemoglobin। हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए हम देते हैं पीआरबीसी। पहली बात कि 1 यूनिट, 1 यूनिट पीआरबीसी जो होगा, 1 यूनिट पीआरबीसी वो 250 से लेकर के कितना, 250 से लेकर के 470 ml का पैकेट होता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग चलता है, तो एक एवरेजन लेके 250 से 470 ml का एक पैकेट होता है। और जब 1 यूनिट पीआरबीसी आप डालोगे और उसके 4 से 6 घंटे बाद ब्लड का सैंपल लोगे, तो आप ये देखोगे कि 1 यूनिट पीआरबीसी जब चढ़ाएंगे तो उससे 1 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। किसी का हीमोग्लोबिन 8 था तो वो 9 हो जाएगा एक पैकेट से। और हिमेटोक्रीट का मतलब क्या होता है, पूरे ब्लड में आरबीसी का कितना वॉल्यूम है वो 3% तक बढ़ जाता है। तो यहां याद रखिएगा, 1 पैकेट ऑफ 1 यूनिट ऑफ पीआरबीसी increases 1 यूनिट ऑफ पीआरबीसी increases 1 ग्राम पर डीएल, 1 ग्राम पर डीएल ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम per dl of hemoglobin and 3% of hematocrit, and 3% of hematocrit। ठीक है, 1 यूनिट पीआरबीसी का 1 ग्राम पर डीएल के हिसाब से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और 3% हिमेटोक्रीट बढ़ा देता है। तो हीमोग्लोबिन तो 1 यूनिट चढ़ाओगे तो 1 ग्राम बढ़ जाएगा और हिमेटोक्रीट 3% तक हिमेटोक्रीट बढ़ जाता है। तो ये एक लाल खून की थैली होती है ना, उसको हम 2 से 4 घंटे में चढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, कितने घंटे में? 2 से 4 घंटे में। तो यहां देखिएगा, द पीआरबीसी is transfused within, is transfused within 2 to 4 hours। 2 से 4 घंटे में हमें चढ़ाना है। नेवर नेवर डिले बिफोर, नेवर डिले आफ्टर 4 hours ड्यू टू, ड्यू टू इन्फेक्शन फॉर्मेशन, इन्फेक्शन फॉर्मेशन। 4 घंटे से ज्यादा नहीं करना डिले, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड नेवर गिव फास्टर देन
2 आवर्स, नेवर गिव फास्टर देन 2 आवर्स, 2 घंटे से ज्यादा जल्दी नहीं देना, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा जल्दी दोगे कार्डियक ओवरलोड हो जाएगा, कार्डियक अपने हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा, तो कार्डियक डिसरिथमिया तक कर सकता है। तो कार्डियक ओवरलोड, देन 2 आवर्स टू प्रिवेंट कार्डियक ओवरलोड, कार्डियक ओवरलोड, कार्डियक ओवरलोड से प्रिवेंट करना है। तो ये बात तो क्या है, हमें पीआरबीसी को हीमोग्लोबिन जिनमें कम होता है उनमें दिया जाता है, और इस प्रकार से दिया जाता है 2 से 4 घंटे में हम कर सकते हैं। और जब भी हमें इसको एग्जामिन करना है कि पीआरबीसी ने अपना हुनर दिखाया या नहीं दिखाया, वो 4 से 6 घंटे के बाद लिया जाता है, टू चेक दी पीआरबीसी वर्क। Sample is collected. Sample is collected after 4 to 6 hours. 4 to 6 hours of transfusion. ट्रांसफ्यूजन के 4 से 6 घंटे के बाद आप चेक कीजिएगा पीआरबीसी ने अपना काम किया या नहीं किया। पहला तो ये बात है। दूसरा तरीका होता है, ये तो हमने एक पीआरबीसी को ले लिया इस्तेमाल में, दूसरा तरीका होता है कि हमारे पेशेंट को, एक इंसान है और उसको पूरा का पूरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। एक ऐसा नहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कि पीआरबीसी निकलेगी डब्ल्यूबीसी अलग निकलेगी, पूरा खून निकलता है बाहर। तो हमें क्या करना है, हमें उसी जरूरत के हिसाब से पूरा का पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। जब सारे कंपोनेंट डालते हैं उसको कहते हैं होल ब्लड। ठीक है, तो होल ब्लड, तो यहां होल ब्लड, whole blood, when blood, when complete blood and its components are transfused, are transfused, are transfused, it is called as, it is called as whole blood transfusion, whole blood transfusion। जब ब्लड का सारे कंपोनेंट मिला करके डालेंगे होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहेंगे। तो एक यूनिट जो होता है, 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, कितना कंसिस्ट करते हैं, 350 ml। एक यूनिट में 350 ml ब्लड होता है। कितना यूनिट ब्लड होता है, एक यूनिट के अंदर 350 ml ब्लड होगा। और यही 350 ml को आपको चढ़ाना है तो आपको 2 से 4 घंटे तो देने ही देने पड़ेंगे। कितने, 2 से 4 घंटे हमें देने पड़ते हैं। द ट्रांसफ्यूजन टाइम, द ट्रांसफ्यूजन टाइम इज 2 to 4 hours। 2 से 4 घंटे के अंदर हमें, 2 से 4 घंटे के अंदर कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन करना है। और याद रखिएगा जब भी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, भाई ब्लड में पीआरबीसी दे रहे हो, डब्ल्यूबीसी दे रहे हो, यहां तक भी प्लाज्मा भी दे रहे हो ना आप, तो आप इसकी ग्रुपिंग करवाइएगा। क्योंकि कई बार ऐसे बोलते हैं कि हम प्लाज्मा या प्लेटलेट्स दे रहे हैं तो ग्रुपिंग नहीं करवाते, क्योंकि प्यारे बच्चों कई बार सेपरेशन नहीं हो पाता और ग्रुप हमने गलत दे दिया तो इन्फेक्शन होता ही है, और डिलेड इन्फेक्शन तो होता ही होता है। तो यहाँ क्या करना है, ऑलवेज, ऑलवेज डू ब्लड ग्रुपिंग, ऑलवेज डू ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग हमें करना ही करना है बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुपिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्लड ग्रुपिंग करना पड़ेगा जब भी खून चढ़ाने लगे। उसके बाद आपका अगला तरीके का कंपोनेंट जो आता है तीसरा, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स का काम होता है खून के थक्के को रोकना। डेंगू एक ऐसी बीमारी है, आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा, डेंगू के अंदर ऑटोमेटिक आपकी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाते हैं। अब जब प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होते हैं तो ब्लीडिंग का चांसेस बढ़ जाता है। इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट्स का कम हो जाना, यहाँ थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हैमरेज हो जाएगा। द प्लेटलेट्स आर, द प्लेटलेट्स आर इंपॉर्टेंट
important for preventing bleeding, for preventing bleeding, फॉर प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट्स यूज की जाती है। तो यहां द प्लेटलेट्स, द प्लेटलेट यूनिट is the platelet unit consist of 50 to 70 ml of 1 यूनिट। एक यूनिट में 50 से 70 ml का पैकेट बनता है और ऐसे 5 पैकेट हम जो होते हैं वो ट्रांसफ्यूज करने पड़ते हैं। तो यहां याद रखिएगा द 5 पैकेट्स ऑफ प्लेटलेट्स, द 5 पैकेट्स ऑफ प्लेटलेट्स आर ट्रांसफ्यूज्ड। 5 पैकेट जो है वो ट्रांसफ्यूज करेंगे तो 5 के हिसाब से 250 से 350 ml ट्रांसफ्यूजन करते हैं। किस में करते हैं? द प्लेटलेट्स, द कंपल्सरी फॉर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, फॉर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेशेंट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पेशेंट। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाले पेशेंट होते हैं उनमें प्लेटलेट्स हम ट्रांसफ्यूज करते ही करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो क्या हुआ, प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन हमें करना पड़ता है। चलिए, प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन 15 से 30 मिनट में हमें कर देना है। कितने मिनट में? ऑलवेज ट्रांसफ्यूज्ड, ऑलवेज ट्रांसफ्यूज इन 15 to 30 मिनट्स, 15 to 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट में हमें ट्रांसफ्यूज करना है। कितने मिनट में ट्रांसफ्यूज करना है? 15 से 30 मिनट में हमें प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज करना है। ये आपकी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की खासियत होती है। चलिएगा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बाद एक और तरीके का ट्रांसफ्यूजन आता है जिसको कहते हैं FFP। FFP का मतलब क्या होता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होगा ये हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है प्यारे बच्चों? जब किसी इंसान के अंदर डिहाइड्रेशन होता है कि बॉडी के अंदर प्लाज्मा वाटर का लेवल बहुत कम हो जाए, या प्लाज्मा के अंदर हमें ज़रूरत पड़ रही है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का इस्तेमाल करेंगे। एक यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा 200 से 225 ml तक होता है और 15 से 30 मिनट में हम इसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, द FFP is given in patient, of, the fresh frozen plasma is given in patient of severe dehydration, of severe dehydration, and in patient of decrease clotting factor, clotting factor। ऐसे पेशेंट जिनमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो या कोई बीमारी हो जैसे हीमोफीलिया हुआ, उनमें हमें एफएफपी दिया जाता है। तो एफएफपी क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ एफएफपी कंसिस्ट ऑफ 200 to 225 ml which is transfused in 15 to 30 minutes, in 15 to 30 मिनट्स। 15 से 30 मिनट में एफएफपी को हम क्या करते हैं? ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, जो एक एफएफपी है वो बेहतरीन क्या है? बेहतरीन वॉल्यूम एक्सपेंडर है, वॉल्यूम को बढ़ा देता है, तो इसलिए हम एफएफपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि एक ब्लड डोनेशन जो होता है, क्या ब्लड डोनेशन, वो किस प्रकार से होते हैं? ब्लड
donation. The blood donation, the blood donation can be of थ्री टाइप्स. ब्लड डोनेशन तीन प्रकार से हो सकता है. पहला ब्लड डोनेशन जो होता है वो होता है पेशेंट खुद ही डोनर है. क्या है भैया? पेशेंट खुद ही डोनर है. एक होता है पेशेंट की कैविटीज से हम ब्लड निकालते हैं, और एक होता है हम दूसरे डोनर्स को लेकर के ब्लड का हम यूज में लिया जा रहा है. तो एक तो पहला वाला है ऑटोलोगस, ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन. इस ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन में पेशेंट की सर्जरी हमें पता है 5 हफ्ते बाद होगी. तो हम 5 हफ्ते से पहले ब्लड से पेशेंट का ब्लड लेते हैं और पेशेंट के शरीर दोबारा ब्लड बनाता है, फिर लेते हैं. जब तक लेते हैं जब तक उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में रहेगा. तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? प्रायर टू पेशेंट सर्जरी, blood is collected from patient prior 5 weeks of सर्जरी से 5 सप्ताह पहले तक हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं. द पेशेंट ब्लड इज stored and transfused at time of surgery. एट टाइम ऑफ सर्जरी, सर्जरी के टाइम पर वही चीज ब्लड को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है. ये ऑटोलोगस है प्यारे बच्चों. ये क्या है? ऑटोलोगस. टिल जब तक क्या होगा? पेशेंट का हीमोग्लोबिन एक सेफ रेंज में है. डन टिल पेशेंट ब्लड इज इन सेफ रेंज. पेशेंट का ब्लड सेफ रेंज में है तब तक हमें करना पड़ता है. इसको ब्लड डोनेशन कहते हैं, ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन. दूसरे तरीके का ब्लड डोनेशन जो होगा वो होता है ब्लड साल्वेज. साल्वेज का मतलब क्या हो रहा है कि हमने ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं. जैसे ऑपरेशन किया, ब्लड का बहुत लॉस हो रहा है, तो बॉडी की कैविटी में, जॉइंट्स में यहाँ ब्लड पड़ा हुआ है, उसको सक्शन करते हैं, साफ करते हैं, वो ही ट्रांसफ्यूज कर देते हैं. तो सेकेंड तरीका होता है ब्लड साल्वेज. The blood is collected. The blood is collected from body cavities, body cavity, comma joints, body cavity, joints, and various places of blood collection during surgery. Blood collection during surgery. ब्लड कलेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी. सर्जरी के दौरान जहां पे भी ब्लड कलेक्ट हुआ है वहां से इकट्ठा करके हम देंगे. एंड प्यूरिफाइड फॉर्म इज ट्रांसफ्यूज्ड. उसको साफ करके ट्रांसफ्यूज्ड करते हैं. इसको कहते हैं ब्लड साल्वेज. और एक होता है जिसमें हम किसी पेशेंट का ब्लड लेते हैं, वो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे. इसको कहते हैं डेजिग्नेटेड डोनर. क्या कहते हैं भैया? डेजिग्नेटेड डोनर. डेजिग्नेटेड डोनर. द ब्लड इज कलेक्टेड द ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर and then transfused to recipient. तो जिसको चाहिए उसके लिए हम डोनर से लेंगे और ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद
हम उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। इसको कहते हैं डेजिग्नेटेड डोनर कहा जाएगा, कि जिसको जरूरत है हम उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। तो ये वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में बताया, डोनर कौन हो सकते हैं। अब यहां मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी को बेस्ट डोनर होना चाहिए ना, तो बेस्ट डोनर के लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं, तो हम बताते हैं गाइडलाइंस। गाइडलाइन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या गाइडलाइन फॉलो होगी। तो सबसे पहली बात कि जब भी ब्लड डोनेशन दें करें तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। ब्लड ग्रुप मैचिंग कंपलसरी। ब्लड ग्रुप मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग इज कंपलसरी। ब्लड ग्रुप मैचिंग कंपलसरी होता है, पहली बात। ए को ए ग्रुप, बी को बी ग्रुप, ऐसे ही करके कंपलसरी है, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। दूसरी बात, टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स will match the blood, match the blood and check its compatibility before transfusion। दो नर्सेज, मान लीजिए मैं ट्रांसफ्यूजन की जिम्मेदारी है तो मैं मेरे सीनियर को दिखाऊंगा, उनसे ब्लड का मैच करवाऊंगा, साइन लूंगा। उसके बाद ब्लड के कंपोनेंट्स को देखेंगे कहीं क्लॉट तो नहीं बन रहा, कहीं फट तो नहीं गया ब्लड, तब जाकर के हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो दो नर्सेज हेल्थ केयर प्रोवाइडर जरूरी है। मैं हो सकता हूँ, डॉक्टर हो सकते हैं, दो डॉक्टर एक साथ हो सकते हैं, दो नर्सेज एक साथ हो सकते हैं, वो जरूरी है। दूसरी बात, द डोनर, जो डोनर होगा ना, द डोनर शुड बी बिटवीन 18 ईयर्स, 18 साल से लेके 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स ऑफ एज। 18 ईयर्स से 65 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए। कितने एज का होना चाहिए, 18 से 65 साल की एज का होना चाहिए जो डोनर है। और वो डोनर का हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डीएल से ऊपर होना चाहिए। नीचे वाले का डोनेशन नहीं लेंगे। द डोनर, द हीमोग्लोबिन, द हीमोग्लोबिन of donor should be should be above 12 ग्राम पर डीएल। 12 ग्राम पर डीएल से ऊपर की तरफ आपका हीमोग्लोबिन होगा तभी फायदेमंद है। और पांचवा पॉइंट यह है कि जो डोनर है उसके ब्लड में कोई इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एड्स, एचआईवी, ऐसा कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। वो बीमारी वाला दे दिया तो आपको भी वो बीमारी हो जाएगी। तो यहां पर पांचवा पॉइंट क्या है, द डोनर शुड बी फ्री, द डोनर शुड बी फ्री, शुड बी फ्री फ्रॉम any blood-borne disease, any blood-borne disease, blood-borne disease like TB, AIDS, सिफिलिस, मलेरिया, ये नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पेशेंट को इन बीमारियों से फ्री होना चाहिए। और ये सवाल और पूछते हैं कि लगातार, मान लीजिए मैंने अगर ब्लड दिया तो मैं कितने टाइम बाद दे सकता हूँ। हर पेशेंट, हर इंसान 3 3 महीने बाद, 90 90 दिन बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो एवरी पर्सन कैन डोनेट ब्लड, एवरी पर्सन कैन डोनेट ब्लड, कैन डोनेट ब्लड एवरी 90 डेज आफ्टर। हर 90 दिन बाद, 90 डेज आफ्टर, एक पेशेंट, एक पर्सन डोनेशन कर सकता है। 90 90 दिन के बाद डोनेशन कर सकता है। और एक चीज ये याद रखिए, कभी भी खाली पेट मत दीजिएगा, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम जब जाएगा और आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो आप पड़ जाएंगे। तो यहां याद रखिएगा, नेवर डू, नेवर डू ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन एम्प्टी स्टमक।
ब्लड डोनेशन एम्प्टी स्टमक नहीं करना कभी भी। एंड आफ्टर डोनेशन गिव या टेक जूस, जूस, कॉफी और बिस्किट, बिस्किट टू बूस्ट एनर्जी। ठीक है, तो चाय कॉफी एक बार लेना जरूरी है डोनेशन के बाद, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जो गया है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके बाद आप याद रखिएगा, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होते हैं ना, तो उसमें हमें क्या करना है, पेशेंट के हमें जो अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसको स्लो रखना है, 50 ml तक पहुंचे। और जब भी ट्रांसफ्यूजन चालू करें उससे पहले वाइटल साइन लेना है। तो यहाँ पर 8वां पॉइंट क्या है? ऑलवेज टेक वाइटल साइन, ऑलवेज टेक वाइटल साइन बिफोर transfusion and after within transfusion and after transfusion, बिफोर, विदिन और आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन पे हमें क्या करना पड़ेगा? वाइटल्स लेते रहना पड़ेगा। और वाइटल्स के साथ साथ याद रखिएगा, इन स्टार्टिंग इन स्टार्टिंग 15 मिनट्स, इन स्टार्टिंग 15 मिनट्स slow the transfusion rate, transfusion rate such that only 50 ml blood is transfused। 50 ml तक ब्लड जाए, सिर्फ 15 मिनट में इतना करना है। क्योंकि 15 मिनट में स्लो इसलिए कर रहे हैं कि अगर जल्दी दे दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया और कभी इन्फेक्शन था या कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी हो गई, तो हम उसको ज़्यादा ब्लड जाने से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में 50 ml तक हमें ब्लड देना है। अब दूसरी बात यहाँ याद रखिएगा, जब भी आप ब्लड देते हैं तो इसमें गॉज पीस पूछते हैं, गॉज पूछते हैं कितने गॉज का कैनुला यूज में लेना है, तो 18 गॉज का कैनुला यूज में लेना है। क्योंकि अगर ज़्यादा छोटा गॉज का कैनुला लोगे तो सेल्स टूटने लग जाएंगे, और बड़ा लोगे तो ज़्यादा फ्लो रेट हो जाएगी। तो बेस्ट क्या होता है? बेस्ट कैन्यूला, आईवी कैन्यूला इज 18 गॉज। दैट इज गिवन, दैट इज गिवन। जो बेस्ट आईवी कैनुला होता है 18 गॉज का होता है जो हम देते हैं। तो 18 गॉज का कैनुला, और फिल्टर जो यूज में लिया जाएगा, ब्लड फिल्टर, वो 40 यूएम का लिया जाएगा। ब्लड फिल्टर ऑफ 40 यूएम इज यूज्ड फॉर ट्रांसफ्यूजन। 40 यूएम का ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड फिल्टर का इस्तेमाल लिया जाएगा। और आईवी कैनुला जो होगा 18 गॉज का आईवी कैनुला हम इस्तेमाल में ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? इस्तेमाल में ले रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या क्या काम में लेना है। कभी भी ब्लड के अंदर कोई भी फ्लूइड एनएस के अलावा नहीं मिक्स करना। ये आप याद रखिएगा, कोई फ्लूइड, कोई दवा ब्लड में नहीं डालते। तो यहां नेवर, नेवर mix mix any medicine or fluid with blood। ब्लड के साथ ना तो कोई मेडिसिन ना कोई फ्लूइड मिक्स नहीं करना, ये खासियत है। अगर मान लीजिए कोई इंसान है जिसके अंदर कोई रिएक्शन, ब्लड दे रहे हैं और कोई रिएक्शन बन जाए, तो वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आती है, तो मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस बताता हूं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी? पहला आता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। क्या आता है? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है समझिएगा।
मैंने ब्लड चढ़ाने की कोशिश करी एक पॉजिटिव वाले की, मैंने गलती से बी पॉजिटिव चढ़ा दिया, तो जो रिएक्शन होगा उसको कहते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो यहां याद रखिएगा, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, रॉन्ग ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप इज ट्रांसफ्यूज्ड, रॉन्ग ब्लड ग्रुप जो ट्रांसफ्यूज किया उसी को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहेंगे, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कहेंगे। अब इसके अंदर आप क्या देखेंगे, क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे, तो वो साइन और सिम्टम मैं बताता हूं। मान लीजिए गलत आपने ब्लड चढ़ा दिया, आपको कैसे पता लगेगा? सबसे पहली बात आती है, स्वेटिंग होने लग जाएगी, पसीना पसीना होने लग जाएगा पेशेंट, बीपी उसका डाउन हो जाएगा, हाइपोटेंशन में चल जाएगा पेशेंट, सडनली हाइपोटेंशन में, आप वाइटल्स नोट करेंगे, सडनली हाइपोटेंशन में चला जाएगा। उसकी धड़कन इतनी ज्यादा टेकी कार्डिया में हो जाएगा कि उसकी धड़कन बहुत ज्यादा भगने लग जाएगी, और भगते भगते याद रखिएगा बॉडी के ऊपर रैशेस हो जाएंगे, बॉडी रैशेस आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? बॉडी रैशेस आपको देखने को मिलेंगे। बॉडी रैशेस के साथ साथ यूरिन जो होगा, उसका पेशाब, यूरिन रेड कलर का हो जाएगा। कौन सा? रेड यूरिन, रेड कलर का यूरिन आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? लाल कलर का यूरिन आपको देखने को मिल रहा है। और लाल यूरिन के साथ साथ आप देखिए पेशेंट की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि वो बेचैन होने लग जाएगा, हाइपोटेंशन, पसीने में आ रहा है, स्वेटिंग में आ रहा है, वॉमिटिंग जैसा आना चालू हो जाएगा, वॉमिट आना चालू हो जाएगा। हमें करना क्या है? हमें जब भी कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो, उसमें पहली प्रायोरिटी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, हम डॉक्टर को बुलाएंगे, हम आईवी फ्लूइड चालू करेंगे, क्या करेंगे? तो यहां प्रायोरिटी में क्या होता है? इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन द प्रायोरिटी शुड बी, द प्रायोरिटी शुड बी, शुड बी stop the transfusion, should be stop the transfusion। प्रायोरिटी क्या होगी? ट्रांसफ्यूजन को रोक देंगे, ये प्रायोरिटी है हमारी। दूसरी बात, प्रायोरिटी ये है हम ट्रांसफ्यूजन को रोक देंगे, यही हमारी प्रायोरिटी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम रन दी नॉर्मल सलाइन इन, कीप ओपन वेन, कीप ओपन वेन रेट, नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज करेंगे कि जिससे क्या होगा, हमने बंद कर दिया, दूसरी बॉटल कनेक्ट करिए, नॉर्मल सलाइन रन कर रहे हैं, जिससे कि कोएगुलेशन नहीं होगा, डाइल्यूट रहेगा। उसके बाद कॉल दी डॉक्टर, कॉल दी फिजिशियन, फिजिशियन बुलाएंगे, एडमिनिस्टर्ड द ड्रग, एडमिनिस्टर्ड द प्रेस्क्राइब्ड ड्रग, जो प्रेस्क्राइब्ड ड्रग है वो देंगे। और प्रेस्क्राइब्ड ड्रग के साथ साथ हम क्या करेंगे? कलेक्ट ब्लड सैंपल, कलेक्ट ब्लड सैंपल, यूरो बैग, ब्लड बैग, ब्लड बैग, एंड सेंड टू लैब, लैब में भेज देंगे। ये चीज याद रखिएगा, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्या क्या काम करने वाले हैं, तो हमें ये काम करना है। दूसरी बात ये होता है, एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एक और चीज होती है जिसको कहते हैं हम, क्या चीज? सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड कब पड़ता है? जब अपन एकदम से ब्लड चढ़ाना था 2 से 4 घंटे में, 2 घंटे से पहले चढ़ा दिया, उसको सर्कुलेटरी ओवरलोड कहते हैं। फास्ट ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, फास्ट ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, फास्ट ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड लीड्स टू सर्कुलेटरी ओवरलोड, ओवरलोड लीड टू सर्कुलेटरी ओवरलोड। फास्ट ट्रांसफ्यूजन करेंगे, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं? बेस्ट पोजीशन इज सिटिंग विथ फीट्स, with feet dependent from bed,
पैरों को बेड के नीचे लटका देंगे, जिससे कि क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन पैरों में जाएगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं आप, जिसको हम कहते हैं आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड, जब भी पेशेंट के अंदर रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर आपका क्या होने वाला है, रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन लीड्स टू हीमोसाइड्रोसिस। हीमोसाइड्रोसिस एक ऐसी बीमारी होती है कि हीमोग्लोबिन में से आयरन आयरन इकट्ठा होता चला जाएगा, तो हीमोसाइड्रोसिस कॉज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डीफेरॉक्सामीन एक तरह का एंटीडोट होता है, वो लगाएंगे आईवी या एससी, जिससे कि सारा आयरन जो होगा यूरिन से निकल जाएगा। द एंटीडोट डीफेरॉक्सामीन is given IV or SC to increase iron output, increase iron excretion from urine, excretion from urine, from urine, यूरिन से आयरन का एक्सक्रीशन के लिए, आयरन ओवरलोड को कम करने के लिए डिफेरॉक्सामीन लगाया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, क्या लगाया जाता है, डिफेरॉक्सामीन लगाया जाता है। और साथियों यहाँ चौथी बात मैं आपको समझाता हूं, जब किसी पेशेंट के अंदर रिपीटेटिव ओल्ड ब्लड देते हैं, रिपीटेटिव ओल्ड ब्लड, तो उसके चक्कर में क्या होता है, उसके चक्कर में एसिडोसिस होने लग जाता है। क्या होता है, एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों होता है, क्योंकि ओल्ड ब्लड जो होगा, ओल्ड ब्लड में आपकी आरबीसी ब्रोकन आरबीसी होगी। क्या होगी, ब्रोकन आरबीसी। अब ब्रोकन आरबीसी जो होती है, वो ब्रोकन आरबीसी में से आपका पोटेशियम बाहर निकलता है। क्या निकलता है, पोटेशियम बाहर निकलता है, और पोटेशियम की वजह से आपका अंदर क्या होगा, एसिड क्रिएट होने लग जाएगा। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन कॉज कर देगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, आज की क्लास में मैं आपको बताता हूं कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कंपोनेंट्स की बात करी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, एक रोल ऑफ नर्स क्या होगा, कि हमें क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है ट्रांसफ्यूजन में। तो आज आपने ये चीज़ पढ़ी, और यहाँ मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा कि प्रायोरिटी में आप बताइएगा, प्रायोरिटी व्हेन ब्लड एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन अकर, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन अकर हो जाए तो आप प्रायोरिटी में क्या काम करेंगे, ये आपका सवाल है, जरूर जवाब दीजिएगा। और आज की क्लास में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।